अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दा सैरान। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए दा सैरान को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। अब मैं आपको वापस बम्बई बड़ौदा रेलवे लाइन पर झांसी से 63-64 किलोमीटर दूर रोहितगढ़ होशंगाबाद रेंज के उन जंगलों में लिए चलती हूँ जहाँ एक घने जंगल में किसी मुगल सूबेदार ने अपनी चहेती कनीज रानी बाई के लिए एक किला नुमा महल तामीर कराया था, जो रानी बाई के किले के नाम से मशहूर था और बकौल फिरोज के, जिसके मुतालिक तरह तरह की डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता है कि इस किले के महल के पाएं बाग में रानी बाई का कत्ल हो गया था और बाग में जिस जगह रानी बाई की लाश मिली थी, मुगल सूबेदार ने उसी जगह उसकी मुड़ी बना दी थी। रानी बाई को किसने कत्ल किया था, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। ये 300 साल से एक सरबस्ता राज था। किला रानी बाई के बारे में भी ये बात मशहूर थी कि तारीक अंधेरी रातों में कभी कभी इस किले में से किसी औरत की सिसकियों की और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों में ये मशहूर था कि किला रानी बाई में एक हिंदू तवाइफ की बदरूह रहती है, जो जंगल में से गुजरने वालों को मोहब्बत भरी आवाज़ देकर और कभी खूबसूरत औरत के रूप में सामने आकर उन्हें किले में ले जाती है और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए हैं। उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान ने ऊपर उठा लिया। ये है रानी बाई के किले का पस मंज़र। मैंने दहशत खेज़ कहानी जो फिरोज़ ने अपनी आप बीती कहकर मुझे सुनाई थी, इस पुरअसरार मुहिम जो शख्स से एक नशिस्त में सुनी या 6 नशिस्तों में, शुमाली इलाका जात के पहाड़ी रेस्ट हाउस में सुनी या किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जगह बैठकर सुनी, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और मैं इसकी तफसील में भी जाना भी नहीं चाहती। मैं उस शख्स की ज़बानी सुनी हुई कहानी पूरी तफसील और पूरे वाक़यात के साथ आपको सुनाऊंगी। पूरी कहानी सुनने के बाद ये फैसला आप खुद करेंगे कि क्या आज के खिलाई दौर में किसी इंसान के साथ ऐसे नाकाबिल यकीन वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। और इसरार शख्स फिरोज़ कह रहा था, ये पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की बात है, जब मैंने बम्बई में किला रानी बाई के बारे में इस किस्म की अक्ल को हैरान कर देने वाली पुरअसरार और असेबी कहानियाँ सुनी। मैं पंजाब से आमतौर पर सर्दियों के मौसम में बम्बई का एक चक्कर ज़रूर लगाया करता था। वहाँ मेरा एक बचपन का दोस्त ऑटो स्पेयर पार्ट्स का छोटा सा बिजनेस करता था। उसने शादी नहीं की थी और बम्बई के एक इलाके में अपने छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। उसे शिकार का शौक़ था। शिकार का शौक़ मुझे भी था। चनाचा जब मैं उसके पास मुंबई आता था तो हम शिकार का प्रोग्राम बनाकर हफ्ता 10 दिन के लिए बम्बई के करीबी जंगलों में शिकार खेलने निकल जाते। हम आम तौर पर सांभर, चीतल और हिरन का शिकार खेलते थे। अगर किसी जगह हमें देहातियों की ज़बानी पता चलता कि वहाँ कोई शेर उनके मवेशी उठाकर ले जाता है, तो हम उस शेर को भी हलाक करने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाता कि शेर आदमखोर बन चुका है, तो हमने उसके मुकाबले की कभी कोशिश नहीं की थी, इसलिए कि आदमखोर शेर को सिर्फ एक ज़ेर चालाक और तजर्बाकार शिकारी ही हलाक कर सकता है। आदमखोर बन जाने के बाद शेर बड़ा ख़तरनाक बन जाता है। उसकी चालाकी और मकारी में भी इजाफा हो जाता है। रोहितगढ़ होशंगाबाद के जंगलों में इस वक्त तक कई अनाड़ी शिकारी आदमी आदमखोर शेरों का निवाला बन चुके थे। वैसे भी मुझे शेर के शिकार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो चीतल, सांभर और हिरणों के शिकार से भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस अपनी मुहिम जोई के शौक़ की तस्कीन के लिए अपने दोस्त के साथ जंगलों में निकल जाता था। जंगल बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सरबस्ता राज होता है। जिन जंगलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके हुस्न में भी एक हलाकत अमेज़ हैबत होती है। इन जंगलों को देखकर मेरे जैसे आदमी पर भी एक बार दहशत तारी हो जाती है। जंगल के बड़े भेद होते हैं, बहुत राज होते हैं। इन राजों को पाने के लिए इंसान को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। जब मैंने किला रानी बाई के बारे में पुरअसरार किस्म की अजीब व गरीब कहानियाँ सुनी, तो मैंने इस किले के राजों को बेनकाब करने का फैसला कर लिया। अपने इस फैसले को मैंने अपने बम्बई के दोस्त, जिसका नाम जमशेद था, उससे भी पोशीदा रखा था। चनाचा बम्बई पहुँचने के 3-4 रोज़ के बाद मैंने जमशेद से कहा, यार इस दफ़ा मेरा जी चाहता है कि अकेले ही शिकार खेलने जाऊं। जमशेद जानता था कि मैं कोई अनाड़ी शिकारी नहीं हूँ और जंगल की ज़िंदगी और दरिंदों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। इस वजह से उसने मेरे अकेले जाने पर कोई एतराज़ ना किया। कहने लगा, इस दफ़ा मैं भी कारोबार के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ हूँ। ठीक है, तुम अकेले ही शिकार पर चले जाना, लेकिन ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बम्बई के करीबी जंगलों में ही रहना।
नौकर अब्दुल को बेशक साथ ले जाना। मैंने कहा, फिक्र न करो, मैं बम्बई के करीब जो जंगल है वहीं तक जाऊंगा, मगर नौकर अब्दुल को साथ नहीं ले जाऊंगा। इस दफ़ा मुझे जीप की भी ज़रूरत नहीं है। जमशेद ने हैरान होकर बोला, तो क्या आप पैदल जाओगे? मैंने कहा, पैदल क्यों जाऊंगा? चंपा मंदिर के रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में जाऊंगा, वहाँ से आगे जंगल 2-1 मील ही तो रह जाता है। भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी है करो। ये कहकर जमशेद खामोश हो गया। मैंने इस पर बिल्कुल ज़ाहिर न किया कि मैं रोहितगढ़ के किले में रानी बाई के असीबी राजों का खोज लगाने जा रहा हूँ। मुझे मालूम था कि वो मुझे इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम पर कभी नहीं जाने देगा। मुझे कोई शिकार अगरचे नहीं खेलना था, मगर अपने दोस्त पर यही ज़ाहिर करना था कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। चनाचा मुझे मजबूरन एक डबल बैरल बंदूक और मैगजीन का थैला साथ ले जाना पड़ा। इन दिनों भी मैं सिगरेट की बजाय पाइप पिया करता था। ईरन मोड़ तंबाकू की थैली, पाइप और सिगरेट लाइटर भी साथ रख लिया। एक शिकारी चाकू तो शिकार पर जाते हुए हर हालत में साथ रखना पड़ता था, चनाचा उसे भी मैगजीन वाले थैले में रख लिया। थोड़ा सा खुश्क राशन यानी भुने हुए चने भी एक थैले में डालकर रख लिए। इतना राशन हम वैसे भी शिकार पर जाते हुए साथ रख लिया करते थे। जब ये खत्म हो जाता तो जंगल में मुर्गियां और खरगोश वगैरह शिकार करके गुजारा कर लिया करते थे। ज़रूरत के मुताबिक करेंसी नोट मैंने अपनी शिकारी जैकेट की खुफिया जेब में छुपाकर और कुछ खुले नोट और रेजगारी जैकेट की आम जेबों में रख ली थी। अपने दोस्त जमशेद से मैंने यही कहा कि मैं बम्बई सेंट्रल से ट्रेन में सवार होऊंगा और चंपा मंदिर के स्टेशन पर उतरकर करीबी जंगल में निकल जाऊंगा और 2-1 रोज जंगल में शिकार खेलने के बाद वापस बम्बई आ जाऊंगा। मैं बम्बई सेंट्रल की बजाय बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से वाया भोपाल झांसी जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। डबल बैरल बंदूक और शिकार का लाइसेंस मैं हमेशा अपने पास बटुए में रखता था। अभी बरसगीर पर अंग्रेज की हुकूमत थी और इस किस्म के लाइसेंस किसी भी स्टेशन पर चेक किए जा सकते थे। मैं झांसी से एक स्टेशन पहले रोहितगढ़ के स्टेशन पर उतर गया। यहाँ से जनूब मशरिक की जानिब 3-4 कोस के फासले पर होशंगाबाद रेंज के घने और खतरनाक जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इस जंगल में एक जगह किला रानी बाई का वो खंडर था जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मशहूर थी। लोगों का कहना था कि किला रानी बाई के करीब वो जवार के जंगल में कभी कभी रात के सन्नाटे में उन बदनसीबों की चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थी जो जंगली दरिंदों का निवाला बन चुके थे। खुद किला रानी बाई के बारे में मशहूर था कि इस किले के अंदर से रातों को किसी औरत की सिसकियां भरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें आती हैं। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का इस किस्म के तोहमात पर यकीन नहीं होता। मैं भी उसे महज ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों की मन घड़त कहानियाँ ही समझता था। फिर भी मैं खुद इस किले में जाकर इन तोहमात की तस्दीक करना चाहता था। बस ये मेरा शौक़ था और कोई बात नहीं थी। ये मैंने वसी भारत के जंगलों में घूमते फिरते साधुओं से सुन रखा था कि हिंदू के अक़ीदे के मुताबिक जिस हिंदू मर्द या औरत ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होता है, उसकी रूह मरने के बाद चुड़ैल या किसी आसेब का रूप धार लेती है और ज़मीन पर भटकती फिरती है। मेरे दिल में ये शौक़ भी था कि किला रानी बाई में अगर कोई ऐसी बदरूह है तो चलो उससे मुलाकात ही हो जाएगी और किले के बारे में जो पुरअसरार कहानियाँ मशहूर हैं उनकी हकीकत भी खुल जाएगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं आमतौर पर सर्दियों के मौसम के आखिरी दिनों में बम्बई अपने दोस्त जमशेद के यहाँ जाया करता था। पंजाब और शुमाली यूपी में उन दिनों मौसम सर्द होता है, मगर वसी हिंद और ख़ास तौर पर बम्बई के आसपास के जंगल में मौसम खुशगवार होता है। ये बारिशों का मौसम नहीं होता, लेकिन कभी कभी इन जंगलों में इस मौसम में भी बारिश शुरू हो जाया करती है। रोहितगढ़ के स्टेशन से उतरने के बाद मैं एक यके में बैठकर उस जगह सड़क पर उतर गया जहाँ से होशंगाबाद रेंज के जंगल शुरू हो जाते हैं। महकमा जंगलात की तरफ से यहाँ जंगल में बाज़ जगहों पर छोटे छोटे पगडंडी नुमा रास्ते बनाए हुए थे। ये कच्चे रास्ते जंगल के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करते थे। ये रास्ते इसलिए बनाए जाते थे कि अगर जंगल के एक हिस्से में आग लग जाए तो दूसरा हिस्सा आग से महफूज रहे। इन 4-5 फुट चौड़े रास्तों को जो इधर उधर से घूमते हुए जंगल के वस्त में से गुजरते चारों तरफ निकल जाते थे, उन्हें महकमा जंगलात की इस्तिलाह में सांप लाइन कहते हैं। लेकिन ये सांप साइन जहाँ जंगल ज़्यादा घने और दलदली हो जाते थे वहाँ तक नहीं गई हुई थी। मैं उन जंगलों में अपने दोस्त जमशेद के साथ या अकेला कभी शिकार खेलने नहीं आया था। इस लिहाज से ये जंगल मेरे लिए अजनबी थे और मैं इन जंगलों के लिए अजनबी था। लेकिन चूँकि ये बरसगीर के वसी इलाकों के जंगल थे और तकरीबन ये एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मुझे कोई ख़ास अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई जंगल कम खतरनाक होता है और कोई जंगल ज़्यादा खतरनाक और दुश्वार गुजार होता है।
वैसे इन होशंगाबाद रेंज के जंगलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि यहाँ शेर, चीते, रीछ और भेड़िए आम होते हैं और शिकारी भी इन जंगलों में फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। मैंने शिकार तो खेलना नहीं था, मेरा टारगेट रानी बाई का किला था जिसके राजों को मैं बेनकाब करना चाहता था। और अगर वाकई वहाँ किसी औरत की बदरूह रातों को सिसकियाँ भरती थी और दर्द भरे गीत गाती थी तो मैं उससे मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि उसने क्या गुनाह किया था जिसकी पादाश में उसे ये सज़ा मिली है। मैं जंगल में दाखिल हो गया था और एक सांप लाइन पर यानी जंगल के 2 ब्लॉकों के दरमियान महकमा जंगलात की तरफ से बनाई गई पगडंडी पर चला जा रहा था। बंदूक मेरे कंधे से लटक रही थी, कारतूसों का थैला मेरे दूसरे कंधे पर लटक रहा था। दिन के 10 बजे का वक्त था, मौसम खुशगवार था, धूप दरख्तों के ऊपर निकली हुई थी। दरख्त इतने गुंजान और साथ साथ उगे हुए थे कि उनके नीचे हल्का हल्का अंधेरा था। मैं गुंजान जंगलों का आदी था। खतरा अगर था तो सिर्फ ये था कि किसी तरफ से अचानक कोई आदमखोर शेर न निकल आए। आदमखोर शेर इंसान के बू पाते ही उसके पीछे लग जाता है और ऐसी मकारी से पीछा करता है कि बड़े से बड़े शिकारी को भी पता नहीं चलता। फिर मौका पाते ही आदमखोर शेर आदमी को दबोच कर ले जाता है। जो शेर आदम को नहीं होता वो आदमी पर भूखा भी हो तो हमला करने से गुरेज करता है। दूसरा खतरा रीछ का होता है। रीछ बड़ा बेवकूफ़ और बेढब दरिंदा है, चालाकी अयारी बिल्कुल नहीं जानता। आदमी को देखकर सामने आकर खड़ा हो जाता है और हमला करके आदमी को सीने के साथ भींच कर उसकी पसलियाँ तोड़ फोड़ कर देता है। आदमी अगर भाग जाए तो उसका पीछा शुरू कर देता है और बड़ी मुश्किल से जान छोड़ता है। चलते चलते मैं एक ढिलान उतरने लगा। ढिलान जहाँ जाकर ख़त्म होती थी वहाँ झाड़ियाँ थी और छोटा सा नाला बह रहा था। मैं नाला अबू करने लगा तो अचानक झाड़ियों में हरकत पैदा हुई। मैं वहीं रुक गया। मुझे शेर की मखसूस बू आ गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके पीछे हटता गया। इतने में एक शेरनी ने झाड़ियों में से निकलकर अपनी भारी सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल साकित खड़ा रहा। शेर के मुकाबले में शेरनी बहुत मतलून मिजाज होती है। उसका कुछ पता नहीं होता कि कब आदमी पर हमला कर दे, ख़ास तौर पर जब वो पूरे दिनों से होती है तो सख्त चिड़चिड़ी हो जाती है और ज़रा सी मुदाखलत पर गज़बनाक हो जाती है। लेकिन मैंने देख ही लिया था कि ये शेरनी पूरे दिनों से नहीं थी। चंद सेकंड तक वो मेरी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देखती रही। मैं भी उसे खामोशी से साकित खड़ा देखता रहा। फिर उसने मुंह खोलकर जमाई ली और नाले में से गुजरकर जंगल के दरख्तों की तरफ चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अगर वो मुझ पर हमला कर देती तो मेरी 2 नाली बंदूक का फायर उसको हलाक नहीं कर सकता था। मैं भी नाला पार करके दूसरी तरफ निकल गया। मेरी मालूमात के मुताबिक रानी बाई का किला नाले की दूसरी जानिब जंगल के तीसरे ब्लॉक में एक तालाब के अकब में वहाँ से कोई 2 फरलांग के फासले पर था। शहर की सड़क पर तो आदमी 2 फरलांग का फासला पैदल चलकर भी बड़ी जल्दी तय कर लेता है, मगर जंगल में और ख़ास तौर पर घने जंगल में कोई सड़क तो होती नहीं। आदमी को बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए सीमत को दुरुस्त रखते हुए खुद रास्ता बनाना पड़ता है और 2 फरलांग काफ़ी वक्त ले जाते हैं। अगर मुझे जंगलों में घूमने फिरने का तजर्बा ना होता तो मेरे लिए रानी बाई के किले तक पहुंचना नामुमकिन था। भरी हुई डबल बैरल गन मैंने अपने सीधे हाथ में उठा रखी थी ताकि किसी भी खतरे का हर वक्त मुकाबला कर सकूं। मैं झाड़ियों और दरख्तों की लटकती हुई चाकू में रास्ता बनाता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। कई दरख्तों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, कहीं कोई दरख्त जड़ से उखड़ कर गिरा हुआ था। आखिर घने दरख्तों का दुश्वार गुजार रास्ता खत्म हो गया और सामने थोड़ी सी खुली जगह आ गई। उस खुली जगह पर भी ऊंची ऊंची कदआदम घास उगी हुई थी। उस घास को हाथी छप्पा घास कहते हैं। मतलब ये कि उसमें से गुजरते हुए हाथी भी छुप जाता है। जंगली जानवरों ने उस घास में छोटा सा रास्ता बना दिया हुआ था। मैं उस रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता उस घास के किते से भी बाहर निकल आया। आगे फिर जंगल था, मगर दरख्त अलग अलग खड़े थे। एक खाई आ गई, मैं उसमें से उतर गया। खाई की दूसरी जानिब बाहर निकला तो सामने एक छोटा सा टेला था जिसकी ढिलान झाड़ियों ने ढांप रखी थी। मैं टेले के पहलू से होता हुआ दूसरी जानिब आया तो सामने बांस के दरख्तों के झुंड के दरमियान एक छोटा सा तालाब और उसके पीछे एक देव हैकल किले की स्याही माइल भूरी दीवार दिखाई दी। यही रानी बाई का वो पुरअसरार किला था जिसकी मुझे तलाश थी और जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मशहूर थी। मैं तालाब के पास आ गया। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके 3 तरफ बांस के दरख्तों के झुंड थे। एक जानिब यानी जिस जानिब मैं खड़ा था दीवार के दरख्तों के नीचे से होती हुई एक पगडंडी आगे को निकल गई थी। इस पगडंडी पर से एक रास्ता झाड़ियों के दरमियान से होता हुआ रानी बाई के किले की तरफ जाता था।